अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राना शाकर के वालिद का दोबारा फोन तो नहीं आया? वह इंस्पेक्टर जुबेर से अपडेट लेता हुआ अपनी कुर्सी संभाल बैठा था। नहीं सर, उनका फोन तो नहीं आया, लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट कल भी आया था और आज भी फूल और एक बॉक्स आया है। इंस्पेक्टर के जवाब पर उसने माथे पर बाल नुमाया किए हुए उसे देखा। वो सर किसी ने नहीं खोले थे, बस कब्र में रखवा दिए थे। इंस्पेक्टर जुबेद घबराया था। पुलिस स्टेशन में सभी बहार सुल्तान के सद की तबीयत से घबराते थे। उसका रोब नाडर अंदाज दुश्मनों के लिए वो खौफ की निशानी समझा जाता था। एक बार तो मुकाबले से उससे बात करने के लिए जरूर झिझक महसूस कर रहा था। लाकर यहाँ पर रखो और जाओ यहाँ से। और थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर देते हैं। पुलिस वालों से किसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो तोहफे तायफ बेचने लगे। ये दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। सर आज की बात ख्याल रखूंगा। वो तेजी से बाहर निकला था, मुबादा व मजीद क्लास ना ले। कुछ देर बाद वो दो बुके और दो ही बाक्स उठाए हुए अंदर आया था। एक बुके मर जा चुका था जबकि एक ताजा था। दोनों बुके में सफेद फूल थे। इंस्पेक्टर को उंगली के इशारे से बाहर जाने का कहकर वह फूल पकड़ चुका था। उसने जब बुके को उल्ट कर झाड़ा कि सारे फूल फर्श पर बिखर गए थे। अंदर से एक छोटा सा कार्ड भी निकल कर गिरा था। वो हाथ में जोकर वो उठाया और दूसरे बुके के साथ भी यही अमल दोहराया। उसमें से भी कार्ड निकला था। कार्ड उसने टेबल पर रखकर गिफ्ट बॉक्स बुतान से उधेड़ा। बेचने वाला अगर अपने तौर की बेकदरी देख लेता तो शायद रो ही देता। मुजरिमों से बढ़कर उसने गिफ्ट के साथ बुरा सलूक किया था। कि बास खोला तो उसमें से क्रिस्टल कपल निकला था। वो हाथ के माथे बाल नुमाया हुए। दूसरा बास उसने खोलने की जहमत ना की थी क्योंकि जान चुका था कि उसमें भी यही घटिया सामान होगा। उसने कार्ड उठाकर देखा तो उसमें लिखी हुई तहरीर पर मजीद खून खुला था। पहले प्यार का पहला गिफ्ट फ्रॉम अनाबिया फरमान अली लिखा हुआ था। अनाबिया फरमान अली। वो पुरसोच हुआ कि आहर ये कौन है। ज़हन पर जोर दिया तो याद आधा चला गया। बहाज ने कार को पकड़कर हाथ में पकड़कर बुता से कुचल दिया था। दूसरे कार के टुकड़े काटकर उसने पाँव के नीचे मसले। शक्ल से मासूम नजर आने वाली लड़की हर दर्जा चलाक निकली थी। उसकी इज्जत का हयाल किए बिना फूल और गिफ्ट भेज दिए थे। वह हयात लड़की जेला बड़बड़ावे उसने एक खताब से नवाजा। जवेद अंदर आओ। वह बुलंद आवाज में डाला और जवेद हड़बड़ाता हुआ अंदर आया था। ये सारे फूल पैकेट में डालो और ये बाक्स भी। इंस्पेक्टर जवेद ने हैरत से फूलों की बिखरी हुई हालत देखी और फिर क्रिस्टल कपल बाल देखे वो समझ गया था कि किस लड़की की हरकत है। जल्दी डालो और गाड़ी में लाओ। वह आज की रगें तान चुकी थी। उसे लड़कियों की इन्हीं वाहियात हरकतों से नफरत थी और आज वो इस लड़की को पूरा सबक सिखाने का इरादा कर चुका था। आज अगर उसे ना रोता तो शायद उसकी इज्जत नीलाम करने पर वक्त ना लगाती। फरमान अली साहब घर पर हैं? एसपी बहाद की साहराना शख्सियत से गार्ड भी काफी मरगूब हुआ था। सर वो तो नहीं है, छोटी बीबी है। गार्ड बहाद सुल्तान के ताजा देकर बुखलाया था जिसके चेहरे पर करहत की फैली थी। पैकेट थामे वो अंदर दाल हुआ। पथरीली रोज से गुजरता हुआ अंदर दाल हुआ था और मुलाजमी इस पर सफाई में मगन थे। एक पुलिस वाले को देखकर सबका रंग फाक हुआ था। अपनी बीबी को बुलाओ, ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट में अगर वो यहाँ पर ना आई तो मैं उसके कमरे में चला जाऊंगा। जी मैं बुलाती हूँ। मुलाजमा ऊपर भागी थी। वह आज पैकेट थामे में अंदर ड्राइंग रूम में आया था। मुलाजमा ना करती हुई अन्नाबे के कमरे में दाल हुई जहाँ पर वो घरेलू हुलिये में पैर पैर कर समांति से लेटी हुई मूवी देखे थे। बीबी जी नीचे एक पुलिस वाला आया, वो कह रहा है कि बीबी जी को बुलाओ। बड़ी बीबी जी नहीं है तो आप उनकी बात सुन ले। वह बहुत ही गुस्से में है। उन्हें धमकी दी है कि अगर बीबी जी 2 मिनट में ना आई तो वह ऊपर आ जाएंगे। मुलाजमा ने एक ही सांस में सारा अहवाल सुनाया था। अनाबिया के माथे के बाल काम होते हुए चले गए थे जो मुलाजमा के अंदर आने की वजह से पड़े थे। पुलिस वाला बड़बड़ाई। एसपी वहाज। उसने तस्दीक चाही थी जबकि दिमाग पर बेशकीनी चाही थी। पता नहीं जी, पर वो काफी प्यारी है। मगर चेहरा बहुत ही गुस्सा था। मुलाजमा के मुंह से इस शख्स की तारीफ पर दिल की कली खुली थी। एसपी वहाज सुल्तान ही होंगे, उनसे बढ़कर हैंडसम कौन हो सकता है। वह मुस्कुराते हुए उठी और इर्द गिर्द जैसे बाहर का सामान बंधा हुआ था। उदास तबीयत में किसी ने ताजगी से बांट दी थी। तुम अच्छे से चाय बनाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। दिल की बेकाबू हालत बामुश्किल संभाले वो खड़ी थी। ब्लैक ड्रेस लेकर वो चेंज करने के लिए भागी। मुलाजमा भी अन्नाबे के मूड बदलने पर हैरान हुई। वो लड़की कभी किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद न करती थी। आज उसका अंदाज ही पल में बदल गया था। जल्दी से आईने के सामने आकर खड़े होकर उसने बाल दोनों कांधों पर फैलाए। ब्लैक लिबास जिसका गला उसने पीछे से डीप बनवाया था, आज पहनने का मौका मिलेगा उसे पता नहीं था। वो ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी लेकिन वो आज की हाथ तक वो ये मुश्किल लिबास पहन चुके थे।
लबों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाती वो नीचे भागी, रेशमी बाल उड़ते बिखरते उसके गुलाबी गालों को छू रहे थे। दिल बागी बना हुआ दीदार के लिए पागल हो रहा था। डाइनिंग रूम के करीब आकर उसने गहरा सांस लिया और शिद्दत से धड़कते दिल पर काबू पाते हुए वो अंदर दाल हुए। वहां जो चेयर पर कर्फर सजाए हुए बैठा था, सामने खड़ी हुई हुस्न की मसाब बनी अप्सरा को देखकर साकत हुआ था। आप यहाँ? अनाबिया ने कांपते वजूद पर काबू पाते बामुश्किल सवाल किया था। सदा की बोल्ड नाडार लड़की अदुशक्त के सामने भरपूर मुश्किल लड़की लगे थे। वहां ने सा झटक कर उसके सैर से खुद को आजाद किया था। मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया, वह संजीदगी बड़े हुए सर्द लहजे में बोला था। मैं समझी नहीं। अनाबिया सहज सहज का कदम लेते हुए आगे आई थी। वहाज ने पैकेट सेंटर टेबल पर फेंका जिसमें मुरझाए बिखरे हुए फूल थे। दूसरा चापर भी उसने सामने किया था। अनाबिया हैरान हुई। ये सब क्या है? वह बड़बड़ाई। ये सब वही है जो आपने इन 2 दिन में बेचकर मेरी इज्जत का तमाशा बनाया। मैंने? अनाबिया हैरान हुई। जी आपने। वह हाथ दांत पीसते हुए घुराया था। लेकिन मैं कैसे? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या। मिस अनाबिया फरमान अली, इतनी अनजान मत बने। आप सब जानती हैं, मेरे ऑफिस में मुझे फूल भेजकर आप साबित क्या करना चाहती हैं? वह आज उसके अनजानपन पर मजीद कोफत हुए थे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अनाबिया के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासा सजे थे। ये आप खुद बेहतर जानती है कि आप ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन आज के बाद ये हरकत हरगिज मत कीजिएगा। पुलिस ऑफिसर्स के एहसास से आरी रवैये उनकी सजाओं को तो आप जानते ही होंगे। मुजरिमों के लिए तो वो वैसे भी मौत की अलामत समझे जाती हैं। वह आज वादा धमकी देता हुआ अनाबिया के चेहरे पर तासर बड़ी निकाह डाले बाहर निकला था, जबकि उसकी आवाज ने कदम रोकने पर मजबूर किया था। मैं नहीं जानती ये फूल गिफ्ट किसने बेचे हैं, लेकिन ये याद रखें कि मैं अगर ऐसी हरकत करूंगी तो पूरे एतमादी से करूंगी। फिर मुझे पुलिस ऑफिसर के साथ की रवैये की भी परवाह नहीं होगी। वो बिना मुड़े बोले थे। वहाज ने उसकी पुष्ट को देखा था। यह खत उसने निगाह बदले। गहरे गले से उसकी सफेद पुष्ट नुमाया होती। एक और नाकवारी जिसे वहाज के वजूद में उतरी। किसी की घटिया हरकत पूरी शिद्दत से याद आए थे। वो गिफ्ट उठाकर मुड़ते हुए वहाज की जाना भाई, ये अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि अनाबिया फरमान अली किसी दूसरे की चीजें अपने पास रखने की हरगिज कायल नहीं है, और एक ऑफिसर होने के नाते आपको उसके बारे में तशवीश करनी चाहिए। अनाबिया ने सामान उसकी तरफ बढ़ाया था। वहाज ने हाथ बढ़ाकर वो सामान लिया तो अनाबिया ने उसकी आंखों में देखा जिसमें लाल डोरे थे, जबकि वहाज की निगाह में भी इन महमूद नैनों में उलझे हुए थे जिनमें कोई भी फ्रेम नहीं था। अनाबिया का दिल शिद्दत से धड़का था। मजीद इन आंखों में देखने की उसकी हिम्मत ना थी। पल भर में उसने सामान समीप बोझ किया था। अनाबिया चंद कदम पीछे थी। सदा शुक्र के फर्श पर दबेस कलीन था, वरना क्रिस्टल बार चकना चूर हो जाता। मैं तफशीश सर अपने अंदाज में करता हूँ। कार्ड पर आपका नाम लिखा था, इसलिए ये चीजें यही बार फेंक कर जा रहा हूँ। मुलाजमा की मदद से बार फेंक देना। एक एक लफ्ज सिवागा दाग करते हुए क्रिस्टल बॉक्स पर अपना भारी बूट रखा था। वो दोबारा उसकी आंखों में झांका, जहाँ पर अब यासियत थी। फिजा में कांच कुचलने की आवाज गूंजे थे। नाबिया की आंखें भीगी। उसे वहां से इस हद तक दिल बर्दाशा रवैये की उम्मीद न थी। वो शख्स हर दर्जा संगदिल और कठोर साबित हुआ था। और हाँ, आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको वार्निंग दिया, अगर आइंदा ये हरकत हुई तो मैं सब कुछ आपके बाप को पहुंचाऊंगा। सो बी केयरफुल। वो जाते जाते भी धमकी देना नहीं भूला था। अनाबिया सुन सी खड़ी रह गए थे। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। जैन चौधरी का यह मैसेज अब तक तकरीबन वो रट चुका था। एक बार इसी मैसेज को पढ़कर उसने सिरे लग उसे कई गालियों से नवाजा। तेरी बीवी मेरी भी कुछ लगती है। नौफल के मैसेज पर जैन को तसल्ली होती, क्योंकि नौफल जजदान भी अपनी मर्जी का मालिक था। खूब तरसागा उसने मैसेज का जवाब दिया था। वो तेरी बेटियों जैसी है। जैन ने से चिढ़ाया था। साले, तो मुझसे बड़ा है और वो लड़की मुझसे 5-6 साल छोटी होगी, पर तेरे से वो कम से कम 10 बड़ा साल छोटी है, और तू उसे मेरी बेटी बना रहा है। इतनी भी छोटी नहीं है, और अगर है भी तो बीवियां छोटी ही अच्छी लगती हैं। ताने मत दे। जानता है कि मैं बड़ी लड़की पसंद करता हूँ, तभी मेरे जले पर नमक छिड़कर है। नौकर के गुस्सीले एमोजी भेजे। उसके खाने का याद रखना। चंद दिन मेरे पास ही रही थी, और चंद दिनों में मैं समझ गया था कि वो खाने पीने में लापरवाही बरतती है। जैन के मैसेज पर वो मुस्कुराया। मतलब मोहब्बत की चिंगारी जली हुई है। नौकर जरेला बड़बड़ाया था। फिक्र मत कर, मेरी खास असिस्टेंट रोज 24 घंटे उसके पास है। थैंक यू मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तेरा फर्ज है। जैन ने जुबान वाले एमोजी भेजे तो वो मुस्कुरा दिया। कम से कम जरफिशा महफूज थी। बेशक उसे दूर थी, वो उसे नहीं देख सकता था, लेकिन एक इत्मीनान था कि वो अब किसी नुकसान का हिस्सा नहीं बनेगी।
मैं जान चुका हूँ ज़रफ़िशा कि तुम यहाँ पर क्यों चली गई। तुमने शायद मेरी बातें सुन ली थी, और सितम ज़रफ़ी तो ये है कि तुम इन बातों पर यकीन भी कर गई। तुम तो मुझसे दूर जाने पर मर जाना चाहती थी, फिर ये सब क्यों किया? ना जाने तुम्हारी वो बातें महज बातें थी, या फिर ये चंद दिन का साथ हम दोनों पर एतबार ना ला सका। लेकिन ज़ैन चौधरी ने तुमसे निकाह किया है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, और तुम पर तोहमत भी लगी है, या फिर ये तोहमत भी एक धोखा फ़रेब है। क्योंकि अगर वो तोहमत सच होती तो रात के इस पहर तुम उसके पास जाते जिसके साथ भागे थे। लेकिन तुमने शर की बजाय खैर की राह को चुन लिया। तुम इस गाँव से चली गई, जो ये जाहिर करता है कि तुम पाकीज़ा, और मुझे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है, क्योंकि 2 दिन में तुम मुझ पर अपना अधूरा सा रंग पूरी तरह से पक्का करके चढ़ा चुकी हो। इसलिए ये यकीन रखो कि ज़ैन चौधरी को अगर कभी मोहब्बत हुई तो वो सिर्फ तुमसे होगी, क्योंकि ज़ैन चौधरी ने खुद से अहद किया था कि वो इसी से मोहब्बत करेगा जो उसकी महरम होगी। उसकी जमकियों को छूते हुए तस्वीर ज़रफ़िशा से मुखातिब था। उसकी चेन को अपनी जेब में रख चुका था, और उसकी चूड़ियों को उसके ड्रेसिस में एक जानब कांच के नफीस बॉक्स में तरतीब से रखकर अपनी निगाह के सामने वो बाग से जाया। गर्ज उसका अक्स देती हुई हर चीज को कीमती मता की तरह संभाल चुका था। अगर आज ये लफ्ज सुंदरी सुन लेती तो शायद क़यामत बर्पा हो जाती है, और ज़ैन चौधरी को बर्बाद करने में हर हद पार कर जाती है। और अगर यही लफ्ज ज़रफ़िशा सुन लेती तो शायद वो खुशी से सारी हवेली को महका देती, और ज़ैन की हिफाजत के लिए अपनी जान भी उस पर वार देती। लेकिन वो दोनों ही हकीकत से अनजान अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। भाई वो बासा खान, भाई वो वापस आ गया है। सुंदरी आप भी जैसे खौफ के जेर से थी। क्या मतलब? वो कैसे हो सकता है? उसे तो फांसी दी गई थी। शायान सागर के माथे पर यकहट बल नुमाया हुए थे, जबकि दिमाग में माजी हुए तासरात एक बार जबकि दिमाग में माजी में हुए हादसा एक बार फिर से ताज़ा हुए थे। नहीं, वो जिंदा है। उस शख्स ने मुझे खुद अपना नाम बताया था। सुंदरी, दुनिया में हजारों बासातान हो सकते हैं, वो कोई और हो। तुम परेशान मत हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें एक अहम खबर सुनाने के लिए फोन किया था। भाई आप क्यों नहीं समझते? वो अब्बासा था नहीं था। उसने आप ही को खामोश हो जाओ। इस बात का जिक्र मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुना, शायान सागर ने स्पार्ट अंदाज में कहा। लेकिन वो मेरे फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में रहता है, और आप कह रहे हैं कि मैं जिक्र ना करो। सुंदरी उसे ना चाहते हुए भी बता चुके थे। तुम दोबारा उसका जिक्र हरगिज नहीं करोगे। वह हुक्मी अंदाज में गोया हुआ था। जी भाई, और बड़बड़ाई। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ज़रफ़िशा ज़ैन चौधरी को छोड़कर भाग चुकी है, और उसका फिलहाल कुछ पता नहीं है, और ये मेरे हक में अच्छा नहीं है। जरी भाग गई, लेकिन कैसे? जैन के घर से भागना इतना आसान तो नहीं है। ये रानगी उसके लफ्जों से आया थी। वो मैं नहीं जानता। जैन चौधरी हवेली आया था, और पूरे गांव में उसने पूछताछ की है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। भाई अब आप क्या चाहते हैं? वो जिद हुई थी। ज़रफ़िशा के धोखेबाजी के बाद वो बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं सुनना चाहते थे। मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे ज़रफ़िशा हर हाल में चाहिए, और ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों ये चाहता हूँ। भाई अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकती। आपको अपना काम खुद करना होगा। अगर वो धोखेबाज लड़की मेरे सामने आए तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी। ज़रफ़िशा का जिक्र ही उसे मुतनफर कर चुका था। यही मैं चाहता हूँ कि तुम उसका कत्ल कर दो। शायान सागर सफाकियत की इंतहा किए बोला। भाई आप, सुंदरी को यकीन नहीं आया कि इसका भाई कह रहा है, मजाक कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत। भाई आज के बाद ऐसा मजाक मत कीजिएगा। उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया था, जबकि शायान सागर बादशाह खान का जिक्र सुनता हुआ उलझ कर आया गया था। इतने सालों बाद उसके जिंदा होने की खबर ये कोई आम बात ना थी। ज़रफ़िशा को कुछ दिन भूल कर उसे अब बादशाह खान के बारे में सोचना था। नींद से बेदार हुए उसने इर्द गिर्द देखा। ऐसा लगा जैसे लंबी मुसाफत तय की बैठी हो। उसने इर्द गिर्द शानदार कमरे को देखा तो हवास बात हुई थी। यकदम ये गुमान हुआ कि वो दोबारा ज़ैन चौधरी के कमरे में आ। जल्दबाजी से उठने के बाद वो लड़खड़ाई थी। उसी लम्हे रोज अंदर डाली हुई थी, जिसके हाथ में नाश्ते से बड़े बड़े ट्रे थे। उसने क्राउन का सहारा लिए हुए सामने देखा, जहाँ पर रोज खड़े थे। आप कौन, और मैं यहाँ पर कैसे? ईद की देखते हुए वो खौफ के जेर असर थी। दिल में यही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे कि कहीं वो दोबारा इस सितमगर की कैब में तो नहीं चली गई। लेकिन सामने मौजूद लड़की के नकोश और हुलिया उसे काफी मुख्तलिफ जाहिर कर रहे थे, और ये एहसास भी मन में हुआ था कि वो शख्स वहां पर नहीं था। डोंट बी पैनिक गर्ल, मैं रोज हूँ। रोज ने अपने महसूस लहजे में कहा था। मैं यहाँ पर कैसी आई? तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
उसने बड़क से जवाब दिया था। उस ज़रफ़िशां को मज़ीद खौफ ने घेरा। यूं लगा जैसे वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंस गई हो। मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तुम डर क्यों रही हो? जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। रोज आगे आई थी। मुझे यहाँ पर कौन लाया है? ज़रफ़िशा ने भी उसका अंदाज अपनाया था। चेहरे पर अब भी खौफ था, जबकि रोज ने हैरानगी से इस हसीन लड़की को देखा था जिसका हुलिया उसे पढ़ा लिखा बिल्कुल भी जाहिर नहीं करा था, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से वो काफी असीर काट चुके थे। रोज ने ऊपर से नीचे तक नींव वार लबू से उसे एक बार फिर देखा। ज़रफ़िशा उसकी निगाह का महफूज समझ चुकी थी। वो नजर चुरा कर आ गई। तुम बास को मेन रोड पर बेहोश मिली थी, तो वो तुम्हें उठाकर यहाँ पर लिया, और वो किसी को अभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। रोज ने नरम मुस्कुराहट से जावेद ज़रफ़िशा को देखा, गोया तासा देना चाह कि वो उससे मत डरे। बास? ज़रफ़िशा हैरान हुए। यस बास, वो शाम को आएंगे। फिलहाल तुम आज़ादी से घूम सकती हो। ऐसा समझो कि तुम्हारा अपना ही घर है। रोज ने नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखी। आओ मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा दो। रोज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा था। डरो नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होता। रोज ने गोया से जिताया था। उस ज़रफ़िशा को अभी इस वक्त सहारे की जरूरत थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ ही आगे बढ़े थे। गाड़ी ड्राइव करता हुआ माथे पर बर्फ सजाए सामने देख रहा था, जबकि ज़हन में मुख्तलिफ सोचें थी। अनाबिया की भीगी हुई आंखों ने जैसे उसे बुरी तरह से जकड़ रखा था। वो इन स्याह नैनों में न जाने क्या था कि जो वो भूल नहीं पा रहा था। उसने जिद होते हुए सिगरेट सुलगाई ताकि अपने जहन बचा सके, लेकिन अनाबिया फरमान अली कोई आम शख्सियत नहीं थी जिसे वो बोलना चाहता और वो बोल जाता। न जाने क्यों वहाज के दिल ने गवाही दी थी कि वो आम लड़की हरगिज नहीं हो सकती। वो ऐसा रवैया हरगिज अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की काफी दिलेरी से झूठ बोल रहे थे। पर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? यह खत थमा। उसने गाड़ी रोकी। सना? एक नाम जेन में आते ही उसने स्ट्रेनिंग पर मुक्का मारा था। वो कैसे भूल गया था कि वो छनाक बड़ की लड़की किस कदर चलाक है, जिसने वहां भी उसकी जिंदगी अजीर्ण कर रखे थे और अब यहाँ भी उसे बर्बाद करने आ चुकी थी। नहीं सनम, अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बर्बाद करना चाहोगी और मैं हो जाऊंगा नामुमकिन। अब वहाज सुल्तान अपनी सारी कस्तियां जलाकर अपनी मंजिल के करीब आया, और अब अगर तुम मुझे बर्बाद करना चाहोगी तो मुंह के बाल ही गिरोगे। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। मोबाइल पर होती हुई बीप ने उसकी तवज्जो खींची। अननोन नंबर देकर उसने मैसेज ओपन किया। मैसेज पढ़ते उसके माथे पर बाल नुमाया हुए थे। साले साहब, हमें आशिकी से रोकते रोकते आप खुद इश्क और आशिकी में पड़ गए। वैसे लड़की काफी खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी बहन से बहुत कम। क्या ख्याल है दोनों मिलकर एक ही दिन में निकाह ना खा लें? तुम भी खुश, मैं भी खुश। उसने मोबाइल को सख्ती से हाथ में जकड़ा था। फिलहाल तो मैं तुम्हें दोबारा जेल भेजने का इंतजाम कर चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे काले करतूतों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। उसे मुंह तोड़ जवाब दिए मोबाइल ही ऑफ कर गया था। तुम एक बार सुल्तान भाई से मिल आती, वो तुम्हारी वजह से अस्पताल में दाखिल है। आरुषि ने नहोसा से तो देते हुए कहा था। तुम्हें अगर चची ने ये पैगाम देने के लिए भेजा है तो उन्हें बता दो कि मेरा उनसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिस बिना पर मैं मिलकर आ। तभी ने संजीदगी से जवाब दिया था। वो तुम्हारे होने वाले शोहर थे। हुए नहीं है, और वैसे भी मुझे इस घर से निकलने की इजाजत नहीं है। और समीना भाभी उनके पास है तो वही अब उनका बेहतर ख्याल रख सकती हैं। तभी के दो टोक जवाब पर उसके माथे पर तेवरी चढ़े थे। तुम्हारी इसी बदजुबानी और बदतमीजी की वजह से सब तुमसे नफरत करती हैं, और तुम हो भी इसी लायक। शुक्र है कि मेरा भाई बच गया, वरना उसे भी ऐन नकाब वाले दिन खा जाती जैसे अपने होने वाले शो को खा गए थे। बल्कि तुमने तो अपनी मनहूसियत से उन्हें ऊपर पहुंचाने का सारा इंतजाम कर लिया था। वो तो अल्लाह ने मेरे भाई को तुम जैसी डांट से बचा लिया। अरुषि के दिल चीर लफ्सू ने वो थम सी गई थी। वह नौहसा तक कहती हुई बाहर निकल गई थी। गाल पर कतरा कतरा बहते हुए आंसू के साथ वो अब भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन फिर उसे लगा जैसे किसी ने जिसम से जान और दिल जुदा कर दिया। अरुषि के निकलते ही वो शख्स अंदर आया था, वही शख्स जिसके साय से भी वो खौफ खाती थी, जिसकी वजह से वो आज भी अजियत में थी। वो यहाँ आ जाएगा इसके वहम गुमा में भी नहीं था। उससे लगा कि फिजा रुक से गई है। कबीर के आंसू आंखों में ठहर से गए थे, जबकि खौफ से चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कदम पीछे लेने लगी थी, जबकि वो अपने बारीक कदम उठाता हुआ शुरू होती हुई आंखों के साथ ही आगे बढ़ रहा था। उसकी सुरह अंगाराती हुई आंखों से छलकती वहशत आज भी वैसी थी। उसका हुलिया आज भी उलझा बिखरा पर हुबड़ू सा था, लेकिन अब वो पहले के मुकाबले में काफी बुलंद कद हो चुका था।
चौड़े छाने से अब मजबूती का एहसास हो रहा था। चेहरे पर गंदी दाढ़ी थी। तभी गहरी सांस बढ़ती हुई बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी हुई, जबकि जुबान कंग हुई थी। मैं जानता था जब मैं आपके सामने दोबारा आऊंगा तो आपके चेहरे पर यही तासर होंगे, ये आंखें इसी तरह फैली फैली सी होंगी और उनमें ऐसा ही खौफ भरा होगा। गालों की सारी सुड़ी जैसे कोई चुरा कर उनमें सफेद रंग भर देगा और ये गुलाबी लाबनीवा हो जाएंगे। यानी मैं तस्वर की आंख से जैसा सोचता रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसका मतलब समझती हैं? नौफल उसके खौफजदा नकोश और गहरी निगाह के हंसा में लिए बोला, आप कैसे समझेगी, क्योंकि मेरे दिल की दुनिया से आप हमेशा से बेखबर रही हैं, लेकिन मैं उसका मतलब आपको जरूर बताऊंगा। उसके बढ़ते हुए कदमों ने जैसे जान मजीद हल्कान किए थे। मेरे पास भी माता ना भाई बाबा, वो खौफ से चीखे थे। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, फिक्र मत करें, आज हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तसल्ली से सारे मामला सेट करेंगे अब। उसके लफ्जों पर पनपते हुई बेबाकी पर वो कांपे थे। मजीद कसर उन पुरतपिश आंखों ने पूरी किए थे। तुम पहले भी घटिया थे, आज भी घटिया। अपने खौफ पर काबू पाते वो दबा दबा सा चीखे थे। नहीं ताबीर मलक साहिबा, मैं पहली बार आपकी मोहब्बत से आपसे मोहब्बत करता था, अब भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत इश्क की मेराज को छू चुकी है। नौफल के नरम और पूरे एतमाद अंदाज पर उसने मुठ्ठियां बेची। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी तरह ही नहायत ही खुदगर्ज है। मुझे आज भी तुमसे इतनी नफरत है, बल्कि इस बार लग रहा है कि नफरत मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तभी के दिमाग में वही हादसा गर्दिश करने लगा था। ये जो बाबा नफरत का प्रचार करती है ना, ऐसा लगता है आपने नफरत के रैपर में गेरू मोहब्बत छुपा रखी है। इस दौरान वो बिल्कुल करीब आ चुका था। तभी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। मुकम्मल उस पर साया फगन होते हुए वह तभी को कैद कर चुका था। दूर हटो मेरे पास से। तभी ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे दूर धकेलना चाहा, पर नौफल एक कदम भी ना हिला। उसके दोनों हाथ गिफ्ट में लिए हुए वो बीकी आंखों में झांके हुए साहिराना अंदाज से मुस्कुराया। बुरी सुरह आंखों में एक लपक सी थी। तभी ने फौरन गनी पलकों को झुकाया। इन नरम नाजुक हाथों में वो ताकत नहीं है जो मुझे अपने इरादों से पीछे हटा सके। नौफल को न जाने क्यों उसका निगाह चुराना बेकरार सा कर गया था। इन आंखों में अपना अक्स देखने के लिए उसने बेइंतहा सब्र बेइंतहा अजियत काटे थे। बेशक वो अक्स इन आंखों में अभी भी मन चाह नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन जरूर ये मुमकिन होगा। आपकी आंखों से बहते हुए आंसू मुझे उस दिन भी अच्छे नहीं लगे थे और ना ही आज अच्छे लग रहे हैं। उसने अंगूठे से उसके आंसू नरमी से साफ किए थे। नौफल जस्तान को उसके गाल को छूने पर गुलाब के नरम नाजुक फूल जैसा गुमान हुआ। वो तबीयत ताकत हुई थी। उसे यकीन नहीं आया था कि वो शख्स उसको छू चुका है। दिखा दी अपनी कमीनगी, बड़ी हुई मोहब्बत। तुम शायद जान भी ना पाओ कि तुम्हारी यह हल्का सा छूना मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है। भीगी सुरख आंखों को उठाए हुए उसने एक लफ्ज नहायत नफरत से कहा था और नफरत तला सा मुस्कुराया। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आपकी नफरत की असल वजह क्या है। मेरे दोस्त जैसे भाई जान से गया मेरा दोस्त जैसा भाई जान से गया। तकलीफ मैंने भुगती, सजा मैंने काटी, रिश्ते मैंने खो दिए। घर से बेघर मैं हुआ, नारसाई मेरे हिस्से में आई, गर्ज हर हिसारा मेरे हिस्से में आया। आपको तो मेरे दर्द का मरहम बनना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमेशा नफरत नफरत का राग अल्पाया है। कोई एक भी वजह बताए जो मुझसे आपको नफरत करने पर मजबूर करती है। हवा मेरे चकनाचूर हुए, तमाशा मेरी जात बन गई। मेरे घर में ही मैं मुजरिम की तरह सजा काटी हूँ, बात के लिए एक बोझ से कम नहीं हूँ। मेरी नाम में मनहूसियत समझा जाता है। पल पल इस अजियत का साथ मैं मरती हूँ। क्या ये वजह काफी नहीं है तुमसे नफरत की, या और वजह बताकर तुम्हें खुद तरसी से निकाल दो। वरमाने से लफ्ज लफ्ज बोलते हुए नौफल को साकत कर गए थे। दिल कई टुकड़ों में बटा हुआ महसूस होने लगा था। जब हम दोनों ही सजा काट रहे हैं तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों साथ मिलकर सजा को जजा में बदल दें। नौफल ने अपनी चोरी हथेली सामने किए हुए कहा था। तभी ने कहर लुत्फ निगाह उस पर डाले जो चेहरे पर गहरी मुस्कान से जावे नहायती मान से हथेली सामने फैलाए हुए था। तुम कल भी हाली हाथ थे, आज भी हाली हाथ लौटोगे। नहीं ताबीर, अब वक्त गया। इस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन आज मैं ताकतवर हूँ। हर इख्तियार मेरे पास है, हर शख्स मेरे हुक्म का पाबंद है। आपको अब मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, आप खुद भी नहीं। और इस मरतबा आपके बाबा खुद हमारा निकाह करवाएंगे। नौफल ने उसका हाथ अपनी चोरी हथेली पर डालकर क्या किया था और रूह फसा सा हकीकत उसे सुनाए थे। जबरदस्ती करोगे? वो हाथ आजाद करवाने के लिए झटपटाए थे। जबरदस्ती ही सही, वह गंभीरता सा बोला था और तभी का चेहरा सबसे शुरू हुआ था। तुम में जरा सी भी शर्म है? मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी बनने वाली थी और तुम मुझ पर ही बदनजर डाले बैठे हो। क्यों नहीं मेरी जान छोड़ देते?
کیوں نہیں میری جان چھوڑ دیتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس شخص کو اس کی ارادوں سے کیسے روکے۔ بات نظر نہیں، شادی کی نظر ہے، اور میرے دوست کی بیوی بننے والی تھی، آپ بنی تو نہیں۔ وہ سگریٹ سلگاوے بولا تھا، ہاتھ آپ بھی قید میں تھا۔ تم ہر درجہ گھٹیا انسان ہو، میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ چیخی تھے۔ چیخیے ماں تعبیر ملک صاحبہ، ورنہ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، اور اگر آپ کا گلا خراب ہوا تو سارے شہر کے ڈاکٹرز کی میرے ہاتھوں کم بہتی آئے گی۔ اور ہاں، آپ چاہے 10-20 سال بھی بڑی ہوتی تب بھی نوکر انسان کی بیوی بڑھتی ہے۔ اس نے گویا بات ختم کی تھی اور دھواں فضا میں بکھیرا۔ میں انکار کر دوں گی، سچ کہہ رہی ہوں، میں بڑے مجمع میں انکار کر دوں گی۔ کیا واقعی؟ نوفل نے آنکھیں پھیلائے ہوئے حیرت سے دیکھا تھا، جبکہ چہرے پر بے یقینی پھیلتی ہے۔ جو میں نے کہا وہی سچ ہے، وہ گرائے تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوف، میں کیسے انجان رہ گیا۔ نوفل نے چند کش لے کر سگریٹ جوتے تلے مسل دی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ اس کے بدلتے ہوئے تاسا پر طبیبی ہونک ستا ہوئی تھی کہ آپ دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی شرارت پر طبیب نے دانت پیسے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ابھی آپ نے تو کہا تھا کہ بڑے مجمع میں انکار کر دوں گی۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ آپ چاہتی ہیں کہ نکاح کے بعد خوب رونق ہو تاکہ آپ آرام سے انکار کر سکیں۔ وہ بولے پان سے بولے ہوئے طبیب کے تاسا جانچنے لگا تھا۔ ایک نمبر کے چلاک عیار انسان ہو، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم بات کو غلط روح لے کر جا رہی ہو۔ طبیب حفظ تتا ہوئی تھی۔ آپ کو جو بھی مطلب ہو میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ نے تو انکار ہی کرنا ہے نا، اب مجمع میں کریں یا پھر تنہائی میں؟ تم نہیں، آپ صرف تیاری کریں، آپ کی ہر خواہش کا میں دل سے احترام کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، صرف نکاح تک، اس کے بعد میں آپ کا خیال بہتر طریقے سے رکھوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ کورشن بجا لایا تھا، جبکہ طبیب نے مٹھیاں بیچی تھی۔ چند لمحے اسے گہری نگاہ سے دیتے ہوئے باہر نکلا۔ جب طبیب کا سانس حلق میں اٹکا تھا، اس نے چور دروازے کے بجائے سیدھے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی ہے تو نہیں۔ اسے اپنی عزت اب اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ وہیں پر ریلنگ کے پاس کھڑی ہوئی کافی دیر اسے ڈھونڈتی رہی، جو نہ جانے ایک پل میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ پل وہ دل کا خوف بحال کرتی ہوئی گہرے سانس لیتی اس کی باتیں سوچتی رہی۔ اس کی حاضر جوابی اور بال کی کھال اتارنے والی عادت وہ آج پہلی ملاقات میں بھی باندھ چکی تھے۔ یہ گھر بہت پیارا ہے، وہ آدھے مینشن کو دیتی تھک چکی تھی، اس لیے ایک جنم بنے ہوئے چھوٹے سے لان میں بیٹھ کر وہ سانس بحال کرنے لگے تھے۔ ابھی تو تم نے آدھا مینشن دیکھا ہے اور تھک گئی ہو، پورا دیکھو گی تو کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ روز شرارے سے بولی تھی، جبکہ وہ محض مسکرائے۔ روز کے انداز سے اسے ذرا بھی یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چند گھنٹے پہلے ملی ہے۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت بھی اب بالکل ٹھیک ہے، ظرفی نے جھجک سے دبا انداز میں کہا تھا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کیا اس شہر میں تمہارا کوئی فیملی ریلیٹیو ہے؟ ظرفی نے نفی میں سائز لایا۔ پھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں یہاں پہ تو کسی کو نہیں جانتی نا، اور میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ اپنے حالی ہاتھوں کو دیتے ہوئے وہ نم صدا سے بولتی۔ خیالات کی حسین دنیا میں زین چودھری پوری شان سے آ کر برجمان ہوا تھا۔ تم یہاں پر کسی پر بوجھ نہیں ہو، بلکہ تم یہاں رہنے کے لیے کام کر سکتی ہو۔ روز نے خوش دلی سے کہا۔ کیا کام؟ ظرفی حیران ہوئے۔ کچھ بھی جو تم کر سکتی ہو، روز نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں آتا، پڑھائی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا، پر میں کھانا بنانا جانتی ہوں، میں کھانا بنا دیا کروں گی۔ ظرفی بھی کسی سہارے کی تلاش میں تھی، یہاں سے جا کر وہ دنیا میں شاید گم ہو جاتی اور اس کا نام و نشان بھی کسی کو نہ ملتا۔ بالکل بھی نہیں، باس بہت ہی غصہ کریں گے، بلکہ باس کے بھی باس چھوٹے باس کی جان لے لیں گے۔ روز جھڑکی لیے ہوئے بولی۔ باس کے باس؟ ظرفی کو لگا وہ کسی پزل کا حصہ بن گئی ہے۔ پہلے یہ شاندار سا مینشن جس کی ہر شے نہایت قیمتی اور باہر سے برآمد شدہ تھی، لیکن مینشن ایک بھول بھلیاں سے کم نہیں تھا۔ پھر روز کا بے توقفانہ انداز اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی مشکوک میں مطلع ہے، تم فی الحال چینج کرو، کیونکہ تمہیں اس وقت فریش ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ روز نے رات کا روح بلایا تھا، مگر میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایک بار وہ پھر شرمندہ ہوئی تھی۔ تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ اپنے کمرے میں چلو اور اپنی وارڈروب چیک کرو، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ زری نے حیرانگی سے دیکھا۔ روز کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوبارہ اس روم کی جانب بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے وہ سیدھا دیوار گیر وارڈروب کے پاس آئی تھی۔ مرر سلائڈ دھکیل کر اسے ظرفی کو دیکھا۔ ظرفی کی آنکھیں حیرت سے پھالی۔ جہاں لاتعداد قیمتی دیدار سے ملباس ایک ترتیب سے ہینگ کیے ہوئے تھے، نیچے درمیانے سائز کے کبڑ میں جوتے کے باکس سے
अब ये देखो। उसे थोड़ा आगे लाई और दूसरा दरवाजा खोला जो ज्वेलरी कैबिन था, जहाँ पर बॉक्स में सजी हुई नाजुक ज्वेलरी आंखों के हैरान कर रहे थे। जड़ी को एकदम से खौफ ने घेरा। ये सब कैसे कोई किसी अनजान लड़की के लिए ले सकता है? मुझे यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए हैं? जरफिशा ने सरसराते अंदाज में सवाल किया। 2 दिन। कल तुम बेहोश थी, तभी बास ने ये सब कुछ अरेंज करवाया है। रोज जहाँ जिदा लड़की थी, अपने प्रोफेशन की वजह से वो लोगों की सोच तक रसाई आसानी से हासिल कर लेते थे। लेकिन क्यों? किस लिए? मेरे लिए ये सब क्यों किया गया है? जरफिशा ने स्पॉट चेहरे के साथ ही पूछा था। अपने खौफ को वह अयान नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि बास को तुम पसंद आ चुकी हो और वो चाहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। रोज ने गोया धमाका किया था। जरफिशा का रंग उड़ा, जबकि वजूद एक पल में ठंडे पसीने से नहा गया था। उसका वहम बिल्कुल ठीक था। एक मुसीबत से निकले वो दूसरी में फंस चुके थे। इतना बड़ा धोखा! यानी मुझे कैद करने के लिए तुमने मुझसे इतनी नरमी बरती? वो चीखे थे। मेरी बात सुनो जरफिशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। सब झूठी हैं, सब फायदा उठाते हैं, सबके सब धोखेबाज हैं। कपकपाते वजूद के साथ ही वो पीछे कदम लेने लगी थी। रोज वहीं अपनी जगह खड़े उसे देखती रही थी। आगे बढ़ने की उसे इजाजत न आती या खत मुड़ी ताकि यहाँ से बाहर सके, लेकिन सामने वजूद पत्थर नमा वजूद से टकरा गए। आ वो चीख कर जमीन पहुंच हुई थी। पाँव में उठती हुई दर्द की लहर को नजरअंदाज किए हुए वो सीधी हुई। जब सामने खड़े शख्स को देखकर वो साकत हुए थे, जबकि मुकाबले खड़ा वजूद उसे शुरू होती हुई आंखों से उसे देखते ही रह गया था। सामने मौजूद शख्स को फटी आंखों से देखती हुई पाँव का दर्द भूल चुके थे। फिजा का साकतपन जैसे बरसा गया था। बासत के चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी थी। सामने मौजूद जरफिशा को देखकर दिल बेकरार सा हो रहा था। दिल में हर हवाइश से उठा रही थी कि वो अपनी गुड़िया को एक बार सीने से लगाए, एक बार उसके सर पर हाथ रखकर मान से उसका माथा चूमे। लेकिन दिल की फरियाद को नजरअंदाज किए हुए वो चेहरे पर होल चढ़ाए हुए खड़ा रहा था। बासत भाई, वह सरसराते लबों से बोलती हुई खड़ी हुई थी। उसके करीब बढ़ती उसके चेहरे को छूकर खुद को यकीन दिलाना चाह रही थी कि वह बासत ही है। उसे छोड़कर ये दिन बिना बताए चला गया था, जिसको याद करते वो रातों को उठ जाते थे, जिसकी गैर मौजूदगी में वो कई दिन बीमार रहे थे। वही रुक जाओ लड़की, अनजान लोगों को छूने से पहले अपनी इज्जत का ख्याल कर लेना चाहिए। बासत ने हाथ खड़ा करके उसे टोका। लहजा दो टोक था। जरफिशा के चेहरे पर बेयकीनी फैल गई थी। वो शख्स जिसने कभी उसे तेज गोली से नहीं नवाजा था, वो आज उसे लड़की क्या कर मुखातब कर रहा था। आज अपनी जरी गुड़िया से ऐसे बात कर रही हैं? जरफिशा ने बीके लहजे में उसकी सुर आंखों को देखा था। तुम इस वक्त मेरे लिए मेरे बास की खास मेहमान हो। उसके अलावा मेरा तुमसे कोई और रिश्ता नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारा बासत भाई हूँ। वो अपनी बात के वे मुड़ा। मजीद साथी वो चाह कभी नहीं कर सकता था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी गुड़िया को रुलाना चाहती हैं, उसे सजा देना चाहती हैं। आप सजा दीजिए, लेकिन ऐसा मत करें। वो हाथ जोड़ी गिड़गिड़ाए थे। बासत को लगा कि वो उससे ज्यादा इस लड़की से बेइतनाई नहीं बढ़ सकता। रोज उसका ख्याल रखना। ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, और अगर ये भागे तो उठाकर तहखाने में डाल देना। वो हुक्म देता बाहर निकल गया था, और जड़ी के आंसू ने उसे बेचैन कर दिया था। लेकिन इस वक्त वह किसी नरमी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, जबकि जरफिशा की सफाकत बड़े लफ्जों को सुनते हुए दम साथ गए थे।